जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण कोरिया, बी अल सल्वाडोर, सी नाइजीरिया और डी नीदरलैंड। तो दोस्तों याद रखें, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। दोस्तों, अल सल्वाडोर द्वारा आधिकारिक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन की स्वीकृति जून में देश की संसद द्वारा अनुमोदित कानून का पालन करती है। तो दोस्तों, पहले इन लोगों ने इसको आधिकारिक मुद्रा की जगह उस समय देश ने बिटकॉइन की सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए निविदा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी थी। तो इसको पहले अभी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकृति दी गई है और जून में इसको दी गई थी निविदा के रूप में। नजर डालेंगे दोस्तों अल सल्वाडोर की तरफ, तो अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है तथा राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं। तो दोस्तों, यहाँ की आप राजधानी तो बहुत अच्छे से याद, मतलब अल का सैन अकेला करना है, बाकी तो सल्वाडोर सल्वाडोर सेम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसे गुजरात का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए विजय रूपाणी, बी आचार्य देवव्रत, सी सुमित पटेल और डी भूपेंद्र पटेल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के खोडलदिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। तो दोस्तों याद रखें, यह अहमदाबाद जिले के खोडलदिया विधानसभा से क्षेत्र से विधायक हैं और यह 2017 में पहली बार विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। विजय रूपाणी के इस्तीफा के साथ ही राज्य के लिए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। इस दौड़ में कई बड़े नेताओं के नाम थे। सबको हैरान करने वाली बात यह है कि भूपेंद्र पटेल के नाम का अंदाजा किसी को नहीं था। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि पहले 2016 में आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद किन्होंने, तो अभी परसों ही विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। तो एक नया मुख्यमंत्री चुना गया है। किसे चुना गया है? भूपेंद्र पटेल को। यहाँ के राज्यपाल कौन है गुजरात के? तो आचार्य देवव्रत, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल्स देखने के लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से गुजरात को एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 502 किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखें, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 502 हाल ही में चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चीन ने उत्तरी चीन के सांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाफोन 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, इसमें से आपको दो लॉन्च सेंटर का नाम, तो लॉन्च सेंटर कौन सा है? ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और रॉकेट का नाम क्या है? तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। जब ज्यादा खतरनाक मूड में होता है एग्जामिनर तो क्वेश्चन यहीं से बनाता है। गैफोन 502 उपग्रह चीन के गैफोन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला में 24वां है। कौन सा है दोस्तों? 24वां, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसकी प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। गैफोन 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार किया जा सके। तो दोस्तों, यह उपग्रह ऊपर से पर्यावरण के बारे में ऑब्जर्वेशन करेगा और वह बताकर उसमें सुधार करने के सजेशन देगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना
और डी गुजरात। तो दोस्तों याद रखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है। और आपको बता दें, वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। यहाँ दवाइयों की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से होगी। यह पहली परियोजना है जिसके तहत ड्रोन का उपयोग राज्य के दूर दूर के इलाकों में टीकों और आवश्यक दवाओं को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य में 16 ग्रीन जोन को चुना गया है। तो दोस्तों याद रखें, 16 ग्रीन जोन चुने गए। तो अब ग्रीन जोन होते क्या है और बाकी जोन क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि ग्रीन जोन के तहत ड्रोन उड़ाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, जबकि येलो जोन में परमिशन की जरूरत होती है और रेड जोन में नो फ्लाई एरिया है। मतलब रेड जोन में तो आप किसी भी हाल में उड़ा ही नहीं सकते कैसे भी ड्रोन। येलो जोन में परमिशन लेके उड़ा सकते हैं और ग्रीन जोन में आप अपने मन से उड़ा सकते हैं। अब नजर डालेंगे दोस्तों तेलंगाना की तरफ, तो जैसे कि देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से अलग होकर हिस्सा तेलंगाना राज्य बना था, जिसकी अगर हम सीमाएं देखें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से इसकी सीमाएं लगती हैं। नजर डालेंगे दोस्तों तेलंगाना डिटेल्स पर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसके राज्यपाल वर्तमान में डॉक्टर तमिशिलाई सौंदरराजन तथा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। पड़ोसी राज्य आपको होता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर तेलंगाना में स्थित झीलें देखें दोस्तों, तो हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील और पखल झील वारंगल या फिर वारंगल झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। नजर डालें दोस्तों अब राष्ट्रीय पार्क की तरफ, तो केबीआर मतलब काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क, अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित? तेलंगाना में स्थित है। आपको याद रखना है। पाखल कंवल तो दोनों आप अलग से नाम दिख रहे हैं। नागार्जुन को याद रखें थोड़ा सा दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संयुक्त रूप से भी बोला जा सकता है, क्योंकि एक ही राज्य के दोनों मतलब दो अलग अलग हुए हैं। और ऐसा होता है टाइगर रिजर्व वगैरह, जरूरी नहीं कि आपके राज्यों की सीमाओं के अनुसार चलें। नजर डालें बांधों की तरफ, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, निजाम सागर बांध मंजरा नदी और पोचंबाद बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। दोस्तों याद रखें, तीनों बांध बहुत अच्छे से आप याद रखें। अब भारत की पहली प्रयोगशाला मास परियोजना हैदराबाद में शुरू हुई है। याद रखें दोस्तों, भारत की पहली प्रयोगशाला मास परियोजना कहाँ है? हैदराबाद में। भारत का पहला विशेष डॉग पार्क तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया। तो पहला विशेष डॉग पार्क कहाँ खोला गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। देश में पहली बार हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों यह जो न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है उसका पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया गया, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है, वहां पर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है ए INS ध्रुव, बी INS विक्रम, सी INS विक्रमादित्य और डी INS हंस। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों प्रेसिडेंट कलर राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों यह टोटल एक सैन्य इकाई को दिया जाता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय सशस्त्र बलों को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने की शुरुआत भारतीय नौसेना से की थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई? तो 27 मई 1951 को किसने की? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने भी भारतीय नौसेना को ही यह प्रदान करके इसकी शुरुआत की थी। ऐसे नेवल एविएशन, किस नेवल एविएशन दोस्तों? INS हंसा नेवल एविएशन ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन जुपिटर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में शामिल होकर खुद को प्रतिष्ठित किया है। साथ ही अगर आपको लेटेस्ट में याद हो तो यह एक चक्रवात आया था ताउटे,
उसके समय भी इसने रेस्क्यू करने में बहुत मदद की है। आईएनएस हंसा ने बहुत आगे आके मतलब इसकी पूरे जो टुकड़ी है, सैन्य टुकड़ी, बहुत ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। और यह कहाँ स्थित है आईएनएस हंसा भी वर्तमान में? तो गोवा में स्थित है, याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत और जापान ने हाल ही में अपना कौन सा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी छठा और डी आठवां। तो दोस्तों याद रखें, भारत और जापान ने हाल ही में अपना छठा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया है, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा, वातावरण के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों के क्षेत्र में विकास शामिल था। जबकि दोनों देशों के बीच पहला दौर वर्ष 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और जापान का पहला समुद्री मामलों का संवाद कब हुआ, तो 2013 में, और कहां हुआ, तो नई दिल्ली में। भारत और जापान ने जिमैक्स नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भी आयोजित किया, जो जापान भारत समुद्री अभ्यास के लिए है। यह सालाना आयोजित किया जाता है। दोस्तों जिमैक्स किस किस के बीच में? जापान और भारत के बीच में। देखते हैं, आप जापान को थोड़ा सा आपको बता दें तो जापान की राजधानी टोक्यो तथा राष्ट्रपति नारुहितो और हैं यहाँ के। याद रखना दोस्तों, यह सूर्योदय का देश कहलाता है और समुद्री जहाज का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रवासियों के संरक्षकों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी चौथा, सी छठा और डी आठवां। तो दोस्तों याद रखें, प्रवासियों के संरक्षकों का हाल ही में चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया है। दोस्तों प्रवासियों के संरक्षकों का चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री श्री बी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत ने कोरोना काल के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर कार्य किया है। इस प्रवासियों के संरक्षक के मुताबिक युवाओं और श्रमिकों को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए हरदीप सिंह पुरी, बी निर्मला सीतारमण, सी भारती प्रवीण पवार और डी संजीत ईरानी। तो दोस्तों याद रखें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने हाल ही में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। दोस्तों भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान प्रदान करने के लिए जनसंख्या घड़ी मतलब पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई है। यह कुल प्रजनन द्वारा शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। यह युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगा। भारती प्रवीण पवार ने जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास पर संगोष्ठी की भी अध्यक्षता की। दोस्तों तो याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास पर संगोष्ठी की अध्यक्षता किसने की है, तो वह भी भारती प्रवीण पवार द्वारा ही की गई है। और दोस्तों यह जनसंख्या घड़ी या पॉपुलेशन क्लॉक किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो भारती प्रवीण पवार के द्वारा। और यह वर्तमान में क्या है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं भारती प्रवीण पवार। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है ए संजय कुमार, बी विजय गोयल, सी संजीत कुमार और डी पीयूष गोयल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में विजय गोयल ने, जो कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल ने हाल ही में नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री विजय गोयल एक भारतीय राजनीतिक एवं संसदीय मामलों के पूर्व राज्य मंत्री व एनडीए सरकार में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्री रहे हैं। दोस्तों इन्होंने यह मतलब पदभार ग्रहण कहाँ किया, तो याद रखें दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थित है वो राजघाट नाम से। तो किस नाम से, याद रखें, राजघाट किसकी समाधि स्थल है, यह है महात्मा गांधी की। तो राजघाट पर ही इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में
नई दिल्ली में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा सूचना साझाकरण को बढ़ाना, सेवाओं में सैन्य जुड़ाव का विस्तार और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा हुई। दोस्तों तो किस किस के ऊपर चर्चा हुई याद रखें दोस्तों, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा सूचना साझाकरण को बढ़ाना और सेवाओं में सैन्य जुड़ाव का विस्तार और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में साझा करते हैं, क्योंकि दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। ये दोनों कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य हैं। वे राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, भाषाई और खेल संबंधों को साझा करते हैं। क्रिकेट और अंग्रेजी भाषा दोनों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक संबंध के रूप में उभरी है। तो दोस्तों याद रखें, अब इसके आगे लास्ट पॉइंट जो है कि ओशेनडेक्स नामक एक नियमित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के लिए दोनों देशों की सेनाएं मिलकर कार्य करती हैं। तो दोस्तों याद रखें, ओशी इंडेक्स या ओशेनडेक्स तो से ही आपको समझना है, AUS से ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स IND से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। तो ओशेनडेक्स जो एक्सरसाइज है यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आयोजित की जाती है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आज की क्लास में डिटेल्स को कम किया है। शॉर्ट करने के पीछे रीजन है कि क्लास लेट हो रही थी और उसके बावजूद भी लेट हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा सा डिटेल्स को शॉर्ट किया है। बाकी आगे से आपकी डिटेल्स एज इट इज रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।